हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रोजाना स्टडी। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए चैप्टर 4 क्लास 6 एनसीईआरटी का। चैप्टर का नाम है इतिहास की समय रेखा एवं उसके स्रोत। आज हम इतिहास की समय रेखा के बारे में जानेंगे। समय रेखा अर्थात बीसी, एडी, बीसीई और सीई। ठीक है, इनके बारे में बिफोर कॉमन एरा, बिफोर क्राइस्ट और एनो डोमिनी। ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। बिना देरी किए आप एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा ताकि हमारा भी हौसला बढ़े। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। इतिहास अतीत एवं वर्तमान के मध्य एक अनवरत संवाद है। यह संवाद आज के समाज एवं कल बीते समय के समाज के मध्य हम अतीत के आलोक में ही वर्तमान समाज को पूर्णतः समझ सकते हैं। ये कोट दिया है आपको E.H. कार ने। इसमें क्या है कि जो अतीत और वर्तमान के बीच संवाद है ना, जो भी बातचीत है वो एक लगातार चलने वाली बातचीत है जिसे हम इतिहास कहते हैं। यह संवाद आज के समाज एवं कल के समाज के मध्य, ये आज और कल के बारे में हमें अतीत के आलोक में ही, यानी कि पुराने समय के बारे में अगर हम जान जाते हैं तो हम आज के विकास को, आज के समाज को पूर्णतः समझ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसमें एक चित्र दिया गया है, इसके बारे में हम जानेंगे। यह है राष्ट्रीय संग्रहालय का चित्र। ये नई दिल्ली से लिया गया है। ऐसे संग्रहालयों में अतीत से संबंधित उन वस्तुओं जैसे मूर्ति, सिक्के और आभूषण आदि को संरक्षित किया जाता है। इस संग्रहालय में, जो कि नई दिल्ली में है, यहाँ पर जो भी हमें पुरातात्विक स्रोतों से जो भी सामान मिलता है, जैसे मूर्ति हो गई, सिक्के हो गए या फिर आभूषण पुराने समय पे जो यूज किए जाते थे, अगर वो खुदाई में मिले हैं या कहीं पर भी हमें खनन करते हुए मिले हैं तो वो यहाँ पे सुरक्षित रखे जाते हैं, जो हमें अपने इतिहास को समझने में सहायक सिद्ध होते हैं। तो इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करने वाले हैं गाइस। तो वो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1, हम ऐतिहासिक काल की गणना किस प्रकार करते हैं। हम जानेंगे इसमें BCE के बारे में, CE के बारे में, ठीक है, एनो डोमिनी और बिफोर क्राइस्ट के बारे में। ठीक है, तो काल की गणना करना सीखेंगे हम इसमें। इतिहास को समझने के लिए विभिन्न स्रोत हमारी किस प्रकार सहायता कर सकते हैं। हम जानेंगे कि हमें जो ये मूर्ति, सिक्के, आभूषण, जो भी चीजें हमें जमीन के अंदर से कोई भी औजार मिलता है तो हम वो हमारी सहायता किस प्रकार कर सकते हैं कि हम पास्ट के बारे में, आदिमानव के बारे में या अपने अतीत के बारे में पता कर सके। आदिमानव किस प्रकार रहते थे हम ये भी जानेंगे। तो चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, शुरू करते हैं। हम अतीत का अध्ययन किस प्रकार करते हैं, आइए विचार करें। ये बच्चों के लिए कुछ एक्टिविटीज है। नेक्स्ट चलते हैं। आपको विज्ञान की कक्षा में पता चलेगा कि पृथ्वी एक बहुत ही लंबा इतिहास है। साइंस में पता चलेगा आपको कि पृथ्वी बहुत ही लंबे इतिहास के बाद ही आज आप जो देख रहे हैं वैसे बन पाई है, जिसमें से हम मानवों का इतिहास नवीनतम और एक छोटा सा भाग है। हमारा इतिहास तो, हम मानवों का इतिहास तो बहुत ही नवीन है। हम मानवों का इतिहास बहुत ही नया है और ये बहुत ही छोटा सा पार्ट है। लेकिन हमारी पृथ्वी का जो इतिहास है ना, वो इतना ज्यादा वास्ट है, बहुत ही घना है और बहुत ही लंबे समय में आज जो हम पृथ्वी देख रहे हैं वो बन पाई है। तो गाइस, अब ये चित्र दिया गया है। चित्र है पृथ्वी पर जीवन के विकास उद्भव के कुछ प्रमुख चरणों की समय रेखा, कि पृथ्वी का विकास किस प्रकार से हुआ है। तो ये रही हमारी प्यारी पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी का विकास हुआ है 4.54 अरब वर्ष पूर्व। देखिए यहाँ पर जो है ब्लू कलर से जो दिए गए हैं, लाइट ब्लू, वो है अरब वर्ष पूर्व, और जो डार्क ब्लू है वो है करोड़ों वर्ष पूर्व, और जो लाइट ग्रीन है वो है वर्षों पूर्व। तो हम इसमें जानेंगे कि ये रहा लाइट कलर से, जो ब्लू कलर से दिया गया है, ये है अरबों वर्ष पूर्व। तो जो पृथ्वी का विकास हुआ था वो अरबों वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, और ये करोड़ों वर्ष पूर्व का इतिहास है। और जो सबसे एंड में आता है ये ग्रीन कलर वाला, ये मानव के इतिहास के बारे में प्रदर्शित करता है। तो ये है वर्षों पूर्व। तो हम इसके बारे में अभी जानते हैं। देखिए ये जो पृथ्वी है 4.54 अरब वर्ष पूर्व इसका विकास हुआ था। इसके बाद आती है ये कोशिकाएं। ठीक है, कोशिका का विकास हुआ था। कोशिका जिससे हम लोग बने हुए हैं, छोटी छोटी कोशिकाओं से कोई भी ऊतक बनता है। ठीक है, तो और हमारा निर्माण होता है, सभी जीवों का निर्माण होता है। ठीक है, तो कोशिका का विकास कब हुआ था, ये हुआ था करीब 3-3.5 मान लेते हैं, 3.5 अरब वर्ष पूर्व कोशिका का विकास हुआ था। और वातावरण में जो ऑक्सीजन आई थी, ऑक्सीजन कब आई थी वातावरण में, 2.33 अरब वर्ष पूर्व। उसके बाद ये आता है जीवाणु। जीवाणु का विकास कब हुआ था, जीवाणु का विकास हुआ था 1 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, उसके बाद आता है ये स्पंज एवं कवक। कवक का विकास कब हुआ था, ये है करीब, इसको मान लेते हैं हम 800। ठीक है, कवक का विकास हुआ था 800 करोड़। अब ये करोड़ों वाले आ गए। ठीक है, ये डार्क ब्लू से दिखाया गया था ना, करोड़ों वर्ष पूर्व जो है 800 करोड़ वर्ष पूर्व
ये स्पंज और कवक का विकास हुआ था। उसके बाद आते हैं प्रवाल। ये प्रवाल भित्ति होती है जो समुद्र में पाई जाती है, ठीक है। एक प्रकार के जीव के मरने से प्रवाल भित्ति बनती है, तो ये प्रवाल है। प्रवाल एक जीव होता है, समुद्री जीव। तो प्रवालों का निर्माण हुआ था 700 करोड़ों वर्ष पूर्व, ठीक है। ये मछली है, रीढ़ की हड्डी वाली मछली को कहते हैं कशेरु की मछली, ठीक है। इसका जो विकास हुआ था वो था 500 से थोड़ा सा ही नीचे है, तो हम इसे पौने 500 ऐसे मान सकते हैं, ठीक है। लगभग 500 मान सकते हैं। लगभग 500 करोड़ वर्ष पूर्व कशेरु की मछली आई थी। उसके बाद ये शार्क आई थी, ठीक है। 350 मान लो इसको, ठीक है। 400 से नीचे है, 350 वर्ष पूर्व शार्क आई थी। सरीसृप आए थे 300 करोड़ वर्ष पूर्व, ठीक है। 300 करोड़ वर्ष पूर्व सरीसृप यानी कि डायनासोर का विकास हुआ था। उसके बाद आ गए पक्षी। पक्षी कब आए थे? ये है कम से कम 200, ठीक है। 200 करोड़ वर्ष पूर्व पक्षी और स्तनपाई का विकास हुआ था। दूध देने वाले होते हैं स्तनपाई, ठीक है। उसके बाद फूल फल और मधुमक्खियों का विकास, इनका विकास हुआ था 100 करोड़ वर्ष पूर्व। अब आ गए हम ग्रीन वाले पे। ग्रीन यानी कि वर्षों पूर्व, ठीक है। वर्षों पूर्व यानी कि आदि मानव का विकास हुआ था वर्षों पूर्व, और ये है 1 करोड़, ठीक है। 1 करोड़, ये पॉइंट जो है मिलियन के हिसाब से लगे हैं, ये जो कॉमा है, ठीक है। 1 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था आदि मानव का विकास, ठीक है। और 10 लाख वर्ष पूर्व आई थी अग्नि, ठीक है। यहाँ पर हम एक चित्र के माध्यम से देखेंगे आदि मानव, ये रहे आदि मानव, ठीक है। तो ये जो आदि मानव है इसका विकास हुआ था 1 करोड़ वर्ष पूर्व, और पृथ्वी का हुआ था लगभग 4 से 5 अरब वर्ष पूर्व। पृथ्वी बहुत पुरानी है, मानव का इतिहास बहुत छोटा है, बहुत बाद में आया है मानव, उससे बहुत पहले। ये देखिए पृथ्वी का विकास यहाँ हुआ है, और यहाँ से चलते चलते ये मानव का विकास यहाँ पर हुआ है, ठीक है। 1 करोड़ वर्ष पूर्व। और अग्नि आई थी 10 लाख वर्ष पूर्व, ठीक है। उसके बाद ये होमोसेपियंस, आज का जो मानव है, हम लोग जो हैं, उनका विकास हुआ था आज के मानव का 3 लाख वर्ष पूर्व। और लेखन कला का विकास चीन में हुआ था सबसे पहले, तो इसका जो विकास हुआ था 6500 वर्ष पूर्व लेखन कला का विकास हुआ था। तो ये था चित्र जो हमने बहुत अच्छे से समझा। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट है, अनेक लोग पृथ्वी के इतिहास का अध्ययन करते हैं। उनमें से कुछ लोग पृथ्वी की सतह के नीचे रहस्यों को जानने के लिए प्रशिक्षित होते हैं। इस तरह वे पृथ्वी के अतीत के साथ हमारे अतीत को भी समझने में सहायता करते हैं। ये कुछ लोग हैं जो कि पढ़े लिखे होते हैं, प्रशिक्षित होते हैं इन सब चीजों में, ठीक है। जैसे ये भूविज्ञानी है, ये भूविज्ञान के बारे में एजुकेटेड है बहुत ही, और ये इसका पता लगाते हैं कैसे पृथ्वी का विकास हुआ। जीवाश्म ईंधन जो है, जमीन के अंदर सड़े गले पेड़ पौधे जो भी होते हैं, कोयला, इन सब का पता लगाते हैं, जमीन के अंदर के विकास का। मानव विज्ञानी जो है, मानव के विकास का पता लगाते हैं। और पुरातत्व विज्ञानी पुराने समय की जो भी चीजें मिली होती हैं, लाइक औजार मिले हैं, जानवरों की हड्डियां मिली हैं, ठीक है, उनके बारे में पता लगाते हैं कि इसका विकास कितने साल पहले हुआ था और किस तरीके से वो लोग इनका यूज करते थे, कैसे वो रहते थे। तो याद है हम नेक्स्ट, ये जो चारों चित्र दिए हैं इसी के बारे में नीचे एक्सप्लेन किया गया है अच्छे से। ऊपर दिए गए चित्र में प्रदर्शित की जा रही गतिविधियों का अवलोकन कीजिए। तो इसका हम अवलोकन यहाँ पर करेंगे। भूविज्ञानी, सबसे पहले है भूविज्ञानी की तस्वीर। पृथ्वी के भौतिक स्वरूपों जैसे मृदा, पत्थरों, पहाड़ियों, पर्वतों, नदियों, महासागरों एवं पृथ्वी के अन्य हिस्सों का ये अध्ययन करते हैं, जो कि मैं बता चुकी हूँ। नेक्स्ट है जीवाश्म ईंधन विज्ञानी। जीवाश्म के रूप में करोड़ों वर्ष पूर्व के पेड़ों, पशुओं, मानवों के अवशेषों का अध्ययन करते हैं। जो भी जमीन के अंदर मिला होता है इन्हें करोड़ों वर्ष पूर्व ये उसका अध्ययन करते हैं, चाहे वो पेड़ हो, पशु, पक्षी या फिर मानव हो। मानव विज्ञानी जो है मानव के बारे में पता लगाते हैं। मानव समाजों एवं संस्कृतियों की, हमारी संस्कृति का विकास किस प्रकार हुआ उसको लेकर वर्तमान तक अध्ययन करते हैं। पुरातत्व विज्ञानी क्या करते हैं, ये मानव पौधों एवं पशुओं द्वारा अपने पीछे छोड़े गए अवशेषों जैसे उपकरण, घड़े, पात्र, मणके, मूर्तियां, खिलौने, हड्डियां, पशुओं और मानव के दांत, जले हुए अनाज, घरों एवं ईंटों के हिस्से, अन्य वस्तुओं का भी ये उत्खनन करके अतीत का अध्ययन करते हैं। कुछ की वो खुदाई करते हैं, कुछ जो अपने आप मिले हुए होते हैं, ठीक है, मूर्तियां, खिलौने, हड्डियां, पशु पक्षी के दांत वगैरह, जो भी अनाज और जो ईंट वगैरह, उनका अध्ययन करते हैं कौन, पुरातत्व विज्ञान। अब आ गया जीवाश्म। जीवाश्म क्या होता है, जीवाश्म जीव जंतुओं के पदचिन्हों या पौधों के अवशेषों, चिन्ह जो कि मृदा अथवा शिलाओं की परतों के बीच संरक्षित पाए जाते हैं, ठीक है। जो भी किसी चट्टान के बीच में, चट्टान के नीचे जो भी छुपा हुआ मिलता है, ठीक है, चाहे वो मृदा के नीचे या फिर चट्टान के नीचे, परतों के बीच में भी ये पाए जा सकते हैं, चाहे वो जीव जंतुओं के अवशेष हों या पेड़ पौधों के अवशेष हों, वो क्या कहलाते हैं, जीवाश्म कहलाते हैं, ठीक है।
इतिहास में समय की गणना किस प्रकार की जाती है? अब हम जानेंगे समय की गणना के बारे में। युग, समय का एक निश्चित कालखंड होता है, ठीक है। प्रत्येक समाज एवं संस्कृति के पास समय की गणना करने की अपनी प्रणालियां रही हैं। प्रमुख घटनाएं जैसे किसी व्यक्ति विशेष का जन्म या किसी शासक के जन्म के आरंभ एक नए युग का आरंभ माना जाता है, जैसे मौर्य काल, गुप्त काल, ठीक है, कुषाण वंश, इस तरीके से जितने भी वंश, दिल्ली सल्तनत, मुगल काल, तो जो भी एक नया एक बड़ा शासक का जन्म होता है और वो किसी वंश के आधार पर होता है तो हम उसे एक नए युग का आरंभ कह देते हैं, ठीक है। नए युग का आरंभ चल रहा है, जैसे आज मोदी युग चल रहा है। आज के समय में विश्व भर में सामान्यतः ग्रेगोरियन कैलेंडर का उपयोग किया जाता है, ये आपको याद रखना है। आज जो कैलेंडर यूज किया जाता है वो है ग्रेगोरियन कैलेंडर, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। साथ ही त्योहारों की तिथियों की गणना एवं अन्य मांगलिक कार्यों के लिए हिंदू, मुस्लिम, ठीक है, तो हिंदुओं का होता है हिंदू पंचांग, ठीक है, मुस्लिमों का भी कैलेंडर होता है हिजरी संवत, ठीक है। तो ऐसी यहूदी और चीनी कैलेंडर भी अलग अलग तिथियों के बारे में बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पत्र है, मतलब इसमें ना सभी प्रकार की तिथि लिखी होती हैं, तारीखें लिखी होती हैं। इस कैलेंडर का उपयोग अब विश्व भर में होता है, पूरी दुनिया में होता है, जिसमें 365 दिन मिलाकर 12 मास का निर्माण करते हैं एवं प्रत्येक 4 वर्ष में एक अधिवर्ष होता है, ठीक है। प्रत्येक 4 वर्ष में से एक वर्ष ऐसा होता है जिसमें कि एक दिन फालतू होता है और वो फरवरी के महीने में होता है। जैसे सभी वर्ष क्या है, 365 दिन होते हैं ना सभी वर्षों में, तो 365 दिन होते हैं, लेकिन जो अधिवर्ष होता है ना उसमें 366 दिन होते हैं, ठीक है। ये तो कॉमन सी बात है, आप सभी को पता ही होगा, ठीक है, क्योंकि सभी में जो है 6-6 घंटे प्रत्येक ईयर ना 6 घंटे फालतू, हमारी पृथ्वी जब रोटेट करती है तो 6 घंटे फालतू वो टाइम बैठता है, तो उनको ऐड करके ना 6 चौक 24, तो 4 साल में, प्रत्येक 4 साल में एक दिन पूरा बन जाता है, जो कि 366 दिन बन जाते हैं प्रत्येक 4 साल में, ठीक है। एक साल, किसी एक साल के अंदर 366 दिन बन जाते हैं। तो इस तरीके से ये अधिवर्ष कहलाता है। क्या कहलाता है? इस वर्ष को अधिवर्ष कहते हैं, जिसमें 366 दिन होते हैं, बाकी सभी कॉमन वर्ष होते हैं जो भी होते हैं, ठीक है। शताब्दी वर्ष, जैसे कि ये शताब्दी वर्ष होते हैं, जैसे 1800, 1900, 2000, ठीक है। सभी अधिवर्ष लीप वर्ष होंगे, जितने भी अधिवर्ष होंगे ना वो लीप होंगे। लीप का मतलब ही होता है कि 366 दिन वाला कोई भी वर्ष, जितने भी अधिवर्ष होंगे वो लीप ईयर कहलाएंगे। जो भी मैं हाईलाइट कर रही हूँ वो येलो कलर से, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, आपको उसमें ध्यान देना है, उन्हीं में से क्वेश्चंस बनते हैं सबसे ज्यादा, ठीक है। तो और 400 से विभाजित हो सकते हो, ठीक है, 400 से भी वो विभाजित होने चाहिए अगर वो शताब्दी वर्ष है तो, ठीक है। और अगर लीप वर्ष है कोई भी तो वो 4 से डिवाइड होना चाहिए। इसलिए दिए गए शताब्दी वर्षों में से केवल 2000 ही लीप वर्ष होगा। आपको ये भी जानना होगा कि जो भी शताब्दी वर्ष होते हैं, शताब्दी वर्ष मतलब जिसमें पीछे जीरो लगी है, ठीक है, जितने भी शताब्दी वर्ष है ना, ऐसे जैसे 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, ठीक है, 1500, 1400, इनको अगर हम 400 से डिवाइड करते हैं तो लीप वर्ष कौन सा बैठेगा? इन तीनों में से अगर हम पूछे कि लीप वर्ष कौन सा होगा तो 2000 क्या होगा? लीप वर्ष होगा। क्योंकि देखो 2000 को अगर हम डिवाइड करेंगे 400 से तो कितना आएगा? कितना आएगा आप ही बताइए। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी और 4 पंजे 20, यानी कि ये पूरा पूरा कट गया। अगर पूरा पूरा कट गया ना तो इसका मतलब यही लीप वर्ष है, शताब्दी वर्ष का अगर निकालना है। अगर आपको निकालना है कि 2024 क्या लीप वर्ष था या नहीं था, ठीक है, तो अगर, क्योंकि अगर ये कॉमन, अब ये कॉमन वर्ष है, कॉमन यानी कि शताब्दी वर्ष नहीं है, इसमें डबल जीरो नहीं है ना पीछे के पीछे, तो इसको हम क्या करेंगे? 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 4 पंजे 20 और 0 लगा के 4 छिंग 24, ठीक है। तो ये पूरा कट गया ना, पूरा कट गया, इसका मतलब ये भी लीप वर्ष है, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है लीप वर्ष किसे कहते हैं। लीप वर्ष उसे कहते हैं जो भी 4 से डिवाइड हो जाए, और यदि वो शताब्दी वर्ष है जैसे 16, 17, 18, 100 करके, तो वो 400 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। ये हमने जान लिया। चलो देखिए, ग्रेगोरियन कैलेंडर के बारे में हमने पढ़ा है अभी कि उसमें लीप वर्ष और अधिवर्ष किसे कहा जाता है, ठीक है। सभी त्योहारों की तिथियों की गणना एवं अन्य मांगलिक कार्यों के लिए हिंदू, मुस्लिम, यहूदी, चीनी आदि अन्य तिथि पत्रों का भी प्रयोग होता है, ठीक है। तो ये तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट होगा मैं उसे हाईलाइट करूंगी, वो आपको अपनी बुक में हाईलाइट कर लेना है। पश्चिम में सामान्यतः ईसा मसीह के जन्म वर्ष से कैलेंडर का आरंभ माना जाता है। इसे हाईलाइट करना है कि ईसा मसीह का जन्म जहां पर भी हुआ था ना, जिस समय पर हुआ था, वहीं से हम कैलेंडर का आरंभ मानेंगे कि यहीं से कैलेंडर का आरंभ हो रहा है,
ठीक है। अब मान लीजिए ईसा मसीह का जन्म किसी भी समय किसी भी साल में हुआ हो, हम उसी को साल, पहला साल काउंट करेंगे कि यही है 1 ईस्वी, ठीक है, 1 ईस्वी, ठीक है। और इसके बाद जितने भी जो भी घटनाएं हुई हैं उसे हम एडी बोलेंगे, और आगे पढ़ेंगे इसके बारे में भी, ठीक है। और जितनी भी पीछे घटनाएं हुई हैं उसे क्या बोलेंगे, बीसी बोलेंगे, ठीक है। तो देखिए इस बिंदु से आगे के वर्षों की गणना यदि हम करते हैं, इस बिंदु से आगे के वर्षों की गणना की जाती है तो इसे अंग्रेजी में एडी से इंगित किया जाता है। एडी लैटिन भाषा का एक शब्द है जो ईसा मसीह के बाद के वर्षों को इंगित करता है। यहाँ पर ईसा मसीह का जन्म हुआ था, ये 1 जहाँ लिखा है, ठीक है। इसके बाद के वर्षों को क्या दिखाता है, एडी दिखाता है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एडी, ठीक है, क्योंकि ईसा मसीह के बाद का जन्म के बाद की घटनाएं जो है वो एनो डोमिनी कही जाएंगी। और परंतु अब विश्व भर में अंग्रेजी के कॉमन एरा तथा सीई कहा जाता है। पहले ये एडी ही कहा जाता था, अब इसका सीई भी नाम हो गया, यानी सीई मतलब कॉमन एरा, ठीक है। इसे अब सीई भी कहा जाता है। उदाहरणार्थ भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ, इसे 1947 ईस्वी, कभी कभी ईस्वी सन 1947 अथवा 1947 सीई अंग्रेजी में लिख सकते हैं। ये सीई है यानी 1947 सीई यानी कॉमन एरा, ठीक है। और इसे 1947 ईस्वी अर्थात यही एडी, ठीक है, ईस्वी अर्थात एडी, ये भी लिख सकते हैं इसको, 1947 एडी भी लिख सकते हैं, ठीक है। सन 1947 भी लिख सकते हैं, ये भी बाद का, यानी कि ईसा मसीह के बाद की तारीख को हम किससे लिखते हैं, एडी और सीई से लिखते हैं। ये 2 शब्द हैं, आपको ये दोनों याद रखने हैं, एडी और सीई। इसी प्रकार ईसा मसीह के जन्म की पारंपरिक तिथि से पूर्व के वर्षों की गणना उल्टे अवरोही क्रम में की जाती है। अगर हम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ईसा मसीह के जन्म की पारंपरिक तिथि से पूर्व के वर्षों की गणना उल्टे यानी कि अवरोही क्रम में की जाती है, एवं इसे अंग्रेजी के बीसी से इंगित किया जाता है। इसे अब अंग्रेजी में बिफोर कॉमन एरा से इंगित किया जाता है। तो जैसे हम एडी और सीई का यूज करते हैं ना, ऐसे ही बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट माने ईसा मसीह, यानी ईसा मसीह से पहले का समय, बिफोर क्राइस्ट, या फिर बिफोर कॉमन एरा भी आजकल इसे कहा जाता है। बी, सी और ई भी इसे कहा जाता है। सभी के बीच में डॉट रहेगा, ये आपको लगाना ही है, ठीक है, बी, सी, ई और बी, सी, ठीक है। तो ये जान लिया हमने यहाँ पर कि एडी और बीसी और बीसीई और सीई क्या होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। उदाहरण के लिए 560 सामान्य